डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 61। मेरी मदद करें इस पर क्लिक करें। लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग असल में कुछ आलसी लोग ही होते हैं। जब उन्होंने स्क्रीन पर लयबद्ध टिप्पणियों की बौछार देखी तो तटस्थ दर्शक भी तुरंत इस बहस में शामिल हो गए और फाल्गुनी मेहरा के दर्शकों के साथ जुड़ गए। ललिता वर्मा ने भी स्थिति देखी, लेकिन उसने कोई संकोच नहीं किया। उन्हें म्यूट कर दो और स्ट्रीम से बाहर निकाल दो, किसी बात की चिंता मत करो। ये कहते हुए उन्होंने खुद भी म्यूट करने वालों में शामिल हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मॉडरेटर स्थिति को संभालने में संघर्ष कर रहे थे। किनारे पर खड़े सुपर मॉडरेटर समूह ने ठंडेपन से सब कुछ देखा, यहां तक कि वे मन ही मन खुश भी थे। ये प्लेटफॉर्म इसी तरह की लय पर फलता फूलता था। बिना टकराव के वे बड़े लोग भला पैसा कैसे खर्च कर सकते थे। ठीक है, इन्हें बाहर निकालना बंद करो, यहाँ क्या हो रहा है। विवान गुप्ता ने टिप्पणियों की पूरी स्क्रीन देखी और हालांकि वो जानता था कि कोई उसकी लय बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो असमंजस में था। एक पेनल्टी बॉक्स हारने से नफरत कैसे पैदा हो सकती है, जबकि जीतने पर तो नफरत पैदा होनी चाहिए। वो भला कहाँ बहस कर सकता था। गुस्सा मत होइए प्रेसिडेंट विवान, ये तो बस कुछ दर्शकों की शरारत है। मेरे लाइव स्ट्रीम में ऐसा अक्सर होता रहता है। ललिता वर्मा के लाइव स्ट्रीम में जैसे ही हलचल मची हुई थी, उसी समय फाल्गुनी मेहरा का वॉइस चैट के माध्यम से जुड़ने का अनुरोध आया। संयोगवश ललिता वर्मा ये जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने सीधे संपर्क किया। चैट कनेक्ट होते ही स्क्रीन पर फाल्गुनी मेहरा का कुछ चिंतित चेहरा दिखाई दिया। वे तो बस दर्शकों के मजाक थे फाल्गुनी, आप और राष्ट्रपति विवान इसे दिल पर मत लीजिए, मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। फाल्गुनी मेहरा एक मुश्किल स्थिति में था। वो अपनी कड़वाहट व्यक्त करने में असमर्थ था। ये सब एगशेल द्वारा अपने लाइव स्ट्रीम में शुरू किया गया था। पीके जीतने के बाद ये जानते हुए कि विवान गुप्ता केवल लेवल 55 का अकाउंट है जिसके पास कोई टाइटल नहीं है, उसने लाइव स्ट्रीम में उसका मजाक उड़ाया। ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। पेनल्टी किक जीतना उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा था और वो मजाक का आदी था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि हमेशा की तरह एक हल्का सा वार किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगा जो लय बिगाड़ देगा और उसे शॉर्ट्स के लाइव स्ट्रीम में ट्रेंडिंग बना देगा। और एगशेल फाल्गुनी मेहरा के लाइव स्ट्रीम का बड़ा समर्थक था। उसने वहां लाखों खर्च किए थे। हालांकि उसे शक था कि विवान गुप्ता वाकई में कोई बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ अस्पष्ट अटकलों के आधार पर अपने बड़े समर्थक को डांट नहीं सकता था, है ना? इससे भी बढ़कर दर्शकों को फटकार नहीं लगाई जा सकती थी। आखिरकार उनकी लोकप्रियता का अधिकांश हिस्सा अभी भी इसी समूह के दर्शकों पर निर्भर था। स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फाल्गुनी मेहरा की बात सुनकर ललिता वर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस सारे हंगामे का निशाना तो वो खुद नहीं था। उसने बस इतना कहा, अपने दर्शकों से कह दो कि वे गड़बड़ करना बंद करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइव स्ट्रीम में प्रेसिडेंट विवान को परेशानी हो। जहां तक विवान गुप्ता की बात है, उसे भी ज्यादा परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, टिप्पणियों में जो कहा गया था वो सच था। वो वास्तव में केवल लेवल 55 का अकाउंट था। जहां तक राष्ट्रपति विवान उपाधि की बात है, ये सिर्फ एक नाम है। अगर उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है तो उन्हें छोटू विवान कहकर बुलाना भी ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आदत नहीं थी। एगशेल के वैकल्पिक खाते से ललिता वर्मा के लाइव स्ट्रीम में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और उसने देखा कि विवान गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि विवान गुप्ता पीछे हट गया है। शॉर्ट्स पर अंडा सम्राट के नाम से मशहूर एगशेल लंबे समय से घमंड से फूला हुआ था। असलियत में वो कुछ बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता था, लेकिन ऑनलाइन वो बेजोड़ बादशाह था। जो बात कोई दूसरा व्यक्ति वास्तविकता में संशयपूर्वक कहता है, वही बात वो ऑनलाइन जोरदार प्रहार से अपने जैसे लोगों का वर्णन करती है। ये राष्ट्रपति विवान आखिर है क्या? क्या हमें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्या कुछ रुपए इतने महत्वपूर्ण है? फाल्गुनी मेहरा ने एगशेल की टिप्पणी देखी, असहाय महसूस किया और चाहा कि काश वो उसे चुप करा पाता। लेकिन वो केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अंडा सम्राट, क्या आप थोड़ा कम नहीं बोल सकते? आइए हम सब शांति से नदी का आनंद लें। स्ट्रीमिंग के दौरान वे ऊपरी तौर पर आकर्षक दिखते थे और बड़े नामों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।
इतना ही नहीं, किसी बड़े व्यक्ति को नाराज करने से वे किसी और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और यहाँ के अधिकारी इसके लिए उन्हें बख्शेंगे नहीं। एगशेल को फिर से विवान गुप्ता का मजाक उड़ाते देख कुछ निकम्मे लोग फिर से हंगामा खड़ा करने के लिए ललिता वर्मा के स्ट्रीम में घुस आए। ये राष्ट्रपति विवान आखिर है क्या? क्या हमें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्या कुछ रुपए इतने महत्वपूर्ण हैं? ये राष्ट्रपति विवान आखिर हैं क्या? क्या हमें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्या कुछ रुपए इतने महत्वपूर्ण हैं? वे अराजकता में ही पनपते हैं और जितना बड़ा तूफान वे मचाते हैं उतना ही उन्हें आनंद आता है। विवान गुप्ता ने टिप्पणियों पर तिरछी नजर डाली और ललिता वर्मा की स्ट्रीम में किसी ने समझाया, ये दूसरी तरफ के अंडा सम्राट के शब्द हैं। अंडा सम्राट कौन है? पहले तो मुझे लगा था कि ये आम दर्शक ही हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है ना? ललिता वर्मा ने विवान गुप्ता को समझाना शुरू किया। एग एम्परर हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा नाम है, शॉर्ट्स पर मौजूद पूर्ण स्तरीय सम्राटों में से एक है। क्या मैं उन्हें जानता हूं? ललिता वर्मा ने हंसते हुए कहा, अगर राष्ट्रपति विवान अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखते तो शायद आप उन्हें जानते भी नहीं। तो फिर वो वहां इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? विवान गुप्ता हैरान था। क्या इन स्ट्रीमर्स का दिमाग खराब हो गया है? क्या वे चुपचाप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख सकते? अगर उन्हें दिखावा करना है तो उन्हें बस खर्च करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने का मौका क्यों तलाशना? क्या इससे वे अधिक प्रभावशाली दिखेंगे? चूंकि ललिता वर्मा का अभी भी फाल्गुनी मेहरा से संबंध था, इसलिए वो ज्यादा चापलूसी नहीं कर सकता था और विवान गुप्ता की टिप्पणी देखकर वो केवल मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं कहा। इसी बीच एगशेल, जिसने ललिता वर्मा की स्ट्रीम में एक वैकल्पिक खाता बना रखा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे अपने मुख्य खाते से ललिता वर्मा की स्ट्रीम में आ गया। राष्ट्रपति विवान, क्या यही है? अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यों ना हम आमने सामने की बहस करें। फाल्गुनी मेहरा और ललिता वर्मा की लाइव स्ट्रीम की चर्चा शॉर्ट्स पर पहले ही फैल चुकी थी और इस ड्रामे को देखने वालों में से कई लोग इस तरह की नाटकीय चुनौती पेश करते हुए देखकर उत्साहित हो गए थे। हालांकि वे खुद इस पर खर्च करने में असमर्थ थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें दिव्य धनवानों को लड़ते हुए देखना पसंद नहीं था। एगशेल की चैट की चकाचौंध भरी धारा देखकर विवान गुप्ता मुस्कुराया और बोला, क्या तुम ये लाइव स्ट्रीम देखते देखते पागल हो गए हो? 666 राष्ट्रपति विवान अब अंडा सम्राट से सीधे मुकाबले के लिए तैयार हैं। अभी अभी आया हूं, क्या स्थिति है? राष्ट्रपति विवान कौन है? लेवल 55 का अकाउंट अंडा सम्राट से मुकाबला करने की हिम्मत करता है? कुछ दिनों से गायब था, क्या अंडा सम्राट इतना कमजोर हो गया है? विवान गुप्ता को बिना कुछ कहे उसका अपमान करते देख एगशेल हक्का बक्का रह गया। यह व्यक्ति लाइव स्ट्रीम के नियमों का पालन क्यों नहीं करता? सामान्य परिस्थितियों में या तो आप चुनौती स्वीकार करते हैं और खर्च करना शुरू कर देते हैं या चुपचाप स्ट्रीम छोड़ देते हैं, है ना? अगर आपको हिस्सा चाहिए तो सीधे सीधे कह दीजिए, घुमा फिराकर बात मत कीजिए। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और ललिता वर्मा की स्ट्रीम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। जल्द ही 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई और अभी भी तेजी से बढ़ रही है। क्या ये शॉर्ट्स का नया दिव्य धनी है? 100 से अधिक रॉकेट दाग चुका है और रुक नहीं रहा। शॉर्ट्स का रिकॉर्ड तोड़ने की योजना बना रहा है। कितना रोमांचक है! रॉकेटों की ये बौछार और भी रोमांचक होती जा रही है। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से यहां आया हूं इन दिग्गजों की टक्कर देखने के लिए। कुछ ही मिनटों में विवान गुप्ता ने 500 से अधिक रॉकेट दाग दिए थे। उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा था। शॉर्ट्स की एकमात्र कमी यह है कि आप एक साथ कई रॉकेट नहीं सेंड कर सकते। आपको प्रत्येक के लिए अलग से क्लिक करना पड़ता है, जिससे समय बर्बाद होता है। अपने खाते को देखते हुए लगता है कि 80 लाख से अधिक फिश फिन्स बचे हैं। ये कब तक खत्म होगा? सोफे के दूसरे छोर पर लेटी हुई ज़ारा यूसुफ को दोबारा देखते हुए विवान गुप्ता ने उसे अपने पास बुलाया। कृपया इस पर क्लिक करने में मेरी मदद करें। हाँ? अपने फोन पर खेलते हुए ज़ारा यूसुफ ने हैरानी से ऊपर देखा। विवान गुप्ता, क्या लाइव स्ट्रीमिंग के इनाम यही होते हैं? ज़ारा यूसुफ ने विवान गुप्ता के फोन की स्क्रीन पर तेजी से टैप करते हुए विवान गुप्ता से पूछा। वो आमतौर पर अपने फोन पर रोमांटिक उपन्यास पढ़ती रहती है। आखिर अगर असल जिंदगी में प्यार ना मिले तो उपन्यास पढ़कर मन को शांत करना ही बेहतर है ना? वो छोटे वीडियो भी मुश्किल से ही देखती है। लाइव स्ट्रीम देखना तो दूर की बात है। उसने पहले कभी लाइव स्ट्रीम देखी ही नहीं है, इसलिए उसे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। विवान गुप्ता ने मेज से एक अंगूर उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, हाँ, बस तब तक टैप करते रहो जब तक कि तुम्हें संतुलन अपर्याप्त का संकेत न मिल जाए। ज़ारा यूसुफ ने सिर हिलाया। फोन की स्क्रीन पर ललिता वर्मा को बार बार धन्यवाद कहते देख वो खुद को दोबारा पूछने से रोक नहीं पाई। ये व्यक्ति आपको धन्यवाद दे रहा होगा, है ना?
एक भेजने में आपको कितना खर्च आता है? एक मछली का पंख 100 रुपए का होता है, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। विवान गुप्ता ने आराम से पैर मोड़कर ज़ारा यूसुफ के फ़ोन पर छोटे वीडियो देखे। पिछले जन्म में मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो शॉर्ट्स पर रातों रात मशहूर हो गया था। एक दिव्य धनाढ्य जिसने 190 मिलियन मूल्य के उपहार भेजे और सिर्फ उपहार भेजने में ही 17 घंटे खर्च कर दिए। मेरे पास 10 मिलियन है तो मुझे भी थोड़ा समय खर्च करना चाहिए, है ना? हालांकि मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि कोई दिव्य धनी व्यक्ति 190 मिलियन खर्च करेगा, लेकिन समय शायद सही है। सौभाग्य से मैंने समझदारी से ज़ारा यूसुफ को टैपिंग करने दी, अन्यथा 1 घंटे तक स्क्रीन पर टैप करने से मेरी उंगली टूट सकती थी। जब ज़ारा यूसुफ ने देखा कि एक सुपर फायर ने खाते से 2 लाख फिश फिन्स काट लिए हैं और विवान गुप्ता के खाते में अभी भी 6 मिलियन से अधिक फिश फिन्स बचे हैं, तो वो इतनी हैरान रह गई कि उसका फ़ोन लगभग गिर ही जाता। क्या इनमें से एक उपहार वाकई 2 लाख रुपए का है? हाँ, जो मैंने अभी भेजा है उसे मिलाकर क्या आप उपहारों पर 10 मिलियन खर्च नहीं करने वाले हैं? विवान गुप्ता सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और अपना पैर हिलाते हुए बोला, हाँ तो क्या हुआ? आपने जो अभी कहा उससे मुझे आगे संदेश भेजने में थोड़ा डर लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि भेजते रहो, डरने की क्या बात है? मैंने पहले शिखा जैन से सुना था कि उनके आइडल फैन सर्कल में लोग अक्सर अपने आइडल्स के लिए तोहफे खरीदने में हजारों या लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उस समय तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जो लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च करता है, आइडल्स पर हजारों रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंततः मेरी कल्पनाशीलता को सीमित करने वाली चीज गरीबी ही है। ये सुनकर विवान गुप्ता मुस्कुराया, फोन एक तरफ फेंक दिया और ज़ारा यूसुफ के बगल में झुक गया और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। क्या आपको लगता है कि जो लोग बेतरतीब ढंग से मूर्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं या उनका समर्थन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो असली हैं? अगर नहीं तो फिर क्या? बेशक ऐसे लोग हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से अल्पसंख्यक हैं। इस बार मैंने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ललिता वर्मा पर 10 मिलियन खर्च किए और ललिता वर्मा अब लगभग मेरे स्ट्रीमर्स में से एक है, इसलिए इसे उसकी तनख्वाह का अग्रिम भुगतान समझें। जहां तक उन लोगों की बात है जो वास्तव में करोड़ों खर्च करते हैं, वे या तो बहुत अमीर हैं या फिर मूर्ख। ज़ारा यूसुफ को विवान गुप्ता की बात समझ में आ गई थी। आप उन्हें अपना स्ट्रीमर मानते हैं, क्या आपकी कंपनी ने अब स्ट्रीमर्स के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया है? उसे पता था कि विवान गुप्ता की एक मीडिया कंपनी है, हुआई मीडिया। विवान गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम एक नया गिल्ड शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये अभी योजना के चरण में है और कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। क्या आपको डर नहीं है कि उपहारों पर इतना पैसा खर्च करने के बाद वो पीछे हट जाएगा? ज़ारा यूसुफ ने अविश्वास भरी निगाहों से विवान गुप्ता को देखा। हालांकि वो जानती थी कि विवान गुप्ता के पास पैसा है, लेकिन इस तरह एक ही बार में 10 मिलियन खर्च करना क्या वाकई लोगों की सद्भावना पर भरोसा करना था? जितना वो विवान गुप्ता के बारे में जानती थी, उससे वो एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति प्रतीत होता था, और ऐसा करना उसके बस की बात नहीं थी। ज़ारा यूसुफ का थोड़ा खुला हुआ मुंह देखकर विवान गुप्ता खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसके गालों को चुटकी काट ली। पीछे हटना? बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है और मैं पैसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तक वो मूर्खता नहीं करेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा नाम कमा ले, उसे स्ट्रीमिंग के जरिए ही अपना गुजारा करना है। मुझे नहीं लगता कि 10 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ललिता वर्मा के नज़रिए से देखें तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है। वो सालाना इससे ज़्यादा कमाता है। इतनी छोटी रकम के लिए उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उसकी हिम्मत नहीं होगी। मैं शेख ही नहीं मार रहा हूं, लेकिन अगर उसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं उसे आसानी से गायब कर सकता हूं। विवान गुप्ता की बातें कोरी कल्पना नहीं थी। समय रेखा के हिसाब से 29 किल चिकन डिनर इवेंट जल्द ही आने वाला है। अगर ललिता वर्मा ने सच में मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं थोड़ा और पैसा खर्च करके उसके पतन को और तेज कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा पीछे हटकर भी देखूं और मेरे पुनर्जन्म के प्रभाव के कारण 29 किल चिकन डिनर इवेंट ना भी हो, तब भी मैं उसके कई राज उजागर करने के लिए पैसे खर्च कर सकता हूं। हर मशहूर हस्ती के कुछ न कुछ राज तो होते ही हैं, है ना? कुछ लोग शायद ये तर्क दें कि फिर वे लोग इतनी खुशी से क्यों उछल कूद रहे हैं। क्या उन्होंने अपने घर ढहते हुए नहीं देखे? भले ही कुछ गड़बड़ हो, किसी को नीचे गिराने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सौभाग्य से विवान गुप्ता के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब लेवल 1 सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए केवल 10% कॉन्फिडेंस वैल्यू की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि लेवल 2 सिस्टम भी मुझे निराश नहीं करेगा। तो असल में उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो बिना सोचे समझे भी ललिता वर्मा पर पैसे खर्च कर दे, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसा बर्बाद हो रहा है।
आधे घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद ललिता वर्मा के लाइव स्ट्रीम पर 4000 से अधिक सुपर फायर आ चुके थे और ज़ारा यूसुफ की ऊर्जा खत्म होने लगी थी। इसलिए विवान गुप्ता ने अपना फ़ोन वापस ले लिया और उपहार भेजना जारी रखा। जब आपके पास कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, तो बस धिक्कार है कह दीजिए। ये हर जगह काम करता है। अब तक कितना खर्च हो चुका है? 80 लाख से ज्यादा तो हो ही गया होगा, है ना? लोग कहते थे कि दिव्य धनी का पैसा असली पैसा नहीं है। मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब है। 80 लाख से ज्यादा मैं जीवन भर में भी इतना पैसा नहीं बचा सकती, और उन्होंने इसे यूं ही खर्च कर दिया। विवान गुप्ता द्वारा हजारों सुपर फायर की बौछार के साथ ललिता वर्मा के लाइव स्ट्रीम को पहले ही 1 अरब व्यूज मिल चुके थे और ये लगभग 2 अरब के करीब पहुंच गया था। शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद लगभग आधा ट्रैफिक ललिता वर्मा के लाइव स्ट्रीम पर उमड़ पड़ा। जब विवान गुप्ता ने 2 अरब का आंकड़ा पार किया, तब तक शॉर्ट्स की बैकएंड टीम ने ललिता वर्मा के स्ट्रीम के लिए सर्वर्स को काफी हद तक मजबूत कर दिया था, अन्यथा वे क्रैश हो जाते। जब 5000वीं सुपर फायर बुझी, तब जाकर ये पागलपन का सिलसिला आखिरकार रुका और विवान गुप्ता ने अपने थोड़े से दर्द भरे हाथ को हिलाया। इतना काफी है, यहीं रुकते हैं। विवान गुप्ता का संदेश दिखाई देते ही चैट पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। 10 मिलियन खर्च करना और इसे पर्याप्त मान लेना? अब से शॉर्ट्स को एक नई माप इकाई निर्धारित करनी चाहिए, जिसमें 10 मिलियन को पर्याप्त माना जाए। ललिता वर्मा ने थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, राष्ट्रपति विवान, आपने सचमुच मेरी धड़कनें तेज कर दी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐसा दृश्य देखूंगा। ललिता वर्मा बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि विवान गुप्ता ने 10 मिलियन भेजने की योजना बनाई है, लेकिन वास्तविक अनुभव उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। अकेले 5000 सुपर फायर, अन्य उपहारों को छोड़कर शॉर्ट्स को शायद पूरी तिमाही में इतने सुपर फायर देखने को ना मिले। तभी नदी में एक सुनहरा, चमकीला संदेश तैरता हुआ दिखाई दिया। ये प्रिंसिपल वर्मा है। वाह ओल्ड विवान, खूब मजे कर रहे हो, है ना? 10 मिलियन ऐसे खर्च कर दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रिंसिपल, आप कब आए? मैं यहाँ कुछ देर से हूँ। मैंने आपको 10 मिनट तक सुपर फायर भेजते हुए देखा, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिर पांडा स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और शॉर्ट्स पर इतनी बड़ी घटना होने के कारण अन्य प्लेटफॉर्म्स इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल वर्मा के पक्ष के लोगों ने उन्हें तुरंत सूचित किया और कोई और विकल्प न होने के कारण वे खुद देखने आ गए। प्रिंसिपल वर्मा विवान गुप्ता द्वारा 10 मिलियन खर्च करने की अंतरंग बात जानते थे। वे खास प्रभावित नहीं थे। आम लोगों के लिए इस तरह की फिजूल खर्ची गहरी छाप छोड़ सकती है, लेकिन उनके लिए ये कुछ नहीं था। असल में मैं बस यूं ही एक स्ट्रीम देखते देखते बोर हो रहा था और कुछ उपहार भेज रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात शॉर्ट्स के स्थानीय सरदार से होगी। अगर मैंने थोड़ा पैसा खर्च नहीं किया, तो अब से हर बार जब मैं किसी स्ट्रीम में दिखूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। जहां तक एक्शल की बात है, जब विवान गुप्ता का स्ट्रीम आधा ही हुआ था, तब उसका मुख्य अकाउंट स्ट्रीम से बाहर निकल गया और उसने लॉग ऑफ कर दिया। ललिता वर्मा के स्ट्रीम में केवल उसका सेकेंडरी अकाउंट ही बचा रहा। कमेंट्स में प्रिंसिपल वर्मा के साथ विवान गुप्ता की अनौपचारिक बातचीत और हाल ही में हुए 5000 सुपर फायर को देखकर एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि विवान गुप्ता एक सरल चरित्र नहीं है। वास्तविक जीवन में तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि क्या वो विवान गुप्ता से पंगा लेने का जोखिम उठा सकता था। यहां तक कि शॉर्ट्स पर भी उसके पास विवान गुप्ता से भिड़ने की योग्यता ही नहीं थी। उसके शॉर्ट्स अकाउंट में केवल कुछ 10,000 फिश फिन्स थे और उसके खाते में मौजूद नकदी को मिलाकर भी कुल राशि 20 लाख से कम थी। वो विवान गुप्ता से कैसे मुकाबला कर सकता था? हालांकि उनके पास अभी भी कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन वे उन्हें सस्ते दामों पर बेचने की मूर्खता नहीं कर रहे थे। इसके अलावा अगर उनके मन में ऐसा विचार आता भी, तो क्या घर यूं ही बिक सकते हैं? उसने पहले ही पुराने अकाउंट को डिलीट करने, शॉर्ट से फिश फिन्स को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाने और फिर से हंगामा शुरू करने का मन बना लिया था। स्ट्रीमिंग छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उसे जीवन का सच्चा अर्थ केवल स्ट्रीमिंग में ही मिल सकता था। इस जन्म में तो वो स्ट्रीमिंग कभी नहीं छोड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा शांत रहेगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उकसाने से बचेगा जिससे उलझना उसके लिए ठीक नहीं होगा। चूंकि विवान गुप्ता का खर्च पूरा हो चुका था, इसलिए प्रिंसिपल वर्मा को वहां रुकने का कोई कारण नहीं दिखा। तुम खेलते रहो, मैं कुछ दिनों में मुंबई वापस जा रहा हूं, तब मिलते हैं। ठीक है। और इसी के साथ प्रिंसिपल वर्मा नदी से बाहर निकल गए। इसी बीच चैट पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिसमें एगशेल को अपने किए का नतीजा भुगतने के लिए कहा गया और फाल्गुनी मेहरा से माफी मांगने की मांग की गई। चैट पर नजर डालते हुए विवान गुप्ता हंस पड़ा। उसने ये 10 मिलियन एगशेल की वजह से खर्च किए थे, लेकिन असल में ये उसके बारे में नहीं था। अगर उसे सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए 10 मिलियन खर्च करने पड़ते तो ये फायदेमंद नहीं था। अगर एगशेल भाग भी गया तो क्या होता?
क्या वो सचमुच कुछ शब्दों से उसका मजाक उड़ाने वाला था? अगर वो ऐसा करता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ारा यूसुफ के साथ एक सुखद सप्ताहांत बिताया। ज़ारा यूसुफ को हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में छोड़ने के बाद विवान गुप्ता 918 नंबर की बस से मुंबई थिएटर एकेडमी वापस जा रहा था। रात हो चुकी थी और सभी गगनचुंबी इमारतें चमकदार रोशनी से जगमगा रही थीं, जो इस पल से शुरू होने वाली मुंबई की चहल पहल भरी रात का नज़ारा पेश कर रही थीं। विवान गुप्ता धीरे धीरे शहर में घूम रहा था, आसपास के नज़ारों को देख रहा था और उसे अपने पिछले जन्म में किसी ने जो कहा था वो याद आ रहा था। मुंबई एक खूबसूरत कुतिया की तरह है जो कभी किसी की नहीं होती, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है ये शहर अपनी सारी सुंदरता दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जैसे ही विवान गुप्ता मन ही मन आह भर रहा था, फोन की घंटी बज उठी। दीपक बोस। सफेद मोहरे, तुम अभी कहाँ हो? छात्रावास के कमरे में रहने वाले चारों लोगों में से केवल दीपक बोस ही उसे फोन करता था। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए उसने दूसरे हाथ से फोन कान से लगाया। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ, क्या हालचाल है? वापस मत जाओ, दृश्य को बचाने के लिए हर्ष शर्मा के गीत के पास आओ। विवान गुप्ता हर्ष शर्मा के सॉन्ग रेस्टोरेंट से अच्छी तरह परिचित थे। अपने विश्वविद्यालय जीवन के दौरान वे अक्सर वहां जाते थे। ये मुंबई थिएटर एकेडमी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक केटीवी है, जहां ज्यादातर एकेडमी के छात्र आते हैं और कीमतें भी काफी वाजिब हैं। जन्मदिन की पार्टियां और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम अक्सर वहीं आयोजित किए जाते थे। स्थिति क्या है? विवान गुप्ता थोड़ा असमंजस में था। दूसरी ओर दीपक बोस कुछ शर्मिंदगी भरे अंदाज में हंस पड़ा। आपको पता है, मैं लगभग आधे साल से फिया जय के पीछे पड़ा हूं। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। दीपक बोस की बातें सुनकर विवान गुप्ता ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या दीपक बोस भी इस तरह की चीजों को लेकर घबरा जाता है? ठीक है, बकवास बंद करो। तुम आ रहे हो या नहीं? और हाँ, मुझे एक तोहफा खरीदने में मदद करो। जो तोहफा मुझे मिला है वो थोड़ा घटिया लग रहा है। अगली बार मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। उपहार खरीदना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बिना बुलाए मेहमानों को लाना शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। क्या मेरे लिए अचानक आ जाना थोड़ा अजीब नहीं होगा? कोई बात नहीं, मैंने जैसे बता दिया है और उन्हें उम्मीद है कि आप भी आ सकेंगे। ठीक है, तो मुझे कमरे का नंबर भेज दो। दीपक बोस से कमरे का नंबर मिलने के बाद विवान गुप्ता मुड़कर 2 उपहार खरीदने के लिए लोअर पैरल स्क्वायर की ओर चल दिया। एक टिफनी ब्रेसलेट जिसकी कीमत कई हजार है और एक कार्टियर लव सीरीज का नेकलेस जिसकी कीमत 65,000 है। ये ब्रेसलेट उसने खुद तोहफे में दिया था। हालांकि सहपाठी के तौर पर फिया जय से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन दीपक बोस की वजह से वे एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसके जन्मदिन की पार्टी में तोहफा न लाना अनुचित होता। कार्टियर का हार दीपक बोस के लिए खरीदा गया था। अपने पिछले जन्म में दीपक बोस ने लगभग 2 साल तक फिया जय का पीछा किया था, लेकिन कायरता के कारण अंततः उसे पाने से चूक गया था। अब जब उसे उसकी मदद करने का मौका मिला था तो विवान गुप्ता ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। जहां तक दीपक बोस द्वारा चुकाने की बात है, विवान गुप्ता ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सॉन्ग ऑफ हर्ष शर्मा मुंबई थिएटर एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जब विवान गुप्ता वहां गाड़ी चलाकर गया तो केटीवी में मेहमानों की भीड़ का चरम समय था। कार पार्क करने के बाद विवान गुप्ता ने केटीवी के प्रवेश द्वार पर मौजूद भीड़ की ईर्ष्यालु या जलन भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और सीधे अंदर चली गई। सर, क्या आपके पास आरक्षण है? उसे देखते ही एक वेटर जल्दी से पूछने के लिए उसके पास गया। कमरा नंबर 888। विवान गुप्ता का जवाब मिलते ही वेटर उसे तुरंत कमरा नंबर 888 के दरवाजे तक ले गया। सर, हम यहाँ हैं। विवान गुप्ता ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया, फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कमरे के अंदर कोई गा रहा था और केटीवी के साउंड प्रूफिंग के बावजूद हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक जीवंत माहौल का संकेत दे रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की दरवाजा खोलने आई। विवान गुप्ता को देखकर वो हैरान रह गई और बोली, विवान गुप्ता। मुंबई थिएटर एकेडमी में प्रथम वर्ष के छात्रों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 400 से 500। हालांकि विवान गुप्ता उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो उसे जानती थी। उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी। नमस्ते। लड़की ने झट से दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या दीपक बोस ने आपको आने के लिए कहा था? चूंकि वो उसे जानती थी, इसलिए ये जानना स्वाभाविक था कि वे दीपक बोस के रूममेट थे। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और अंदर आते ही दीपक बोस दौड़कर विवान गुप्ता के पास आया और बोला, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अगर मैंने जल्दी नहीं की होती तो तुम चिंता करते करते बीमार पड़ जाते। ये सुनकर दीपक बोस ने उसे शरारती अंदाज में देखा और कहा, तुम कमाल हो। दरवाजे पर खड़े रहना बंद करो, पहले अंदर आओ। विवान गुप्ता ने कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने चारों ओर एक संक्षिप्त नजर डाली। लगभग 10 पुरुष और महिलाएं पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही विवान गुप्ता अंदर आया, उन सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मैं परिचय करा देता हूं, ये सभी मेरे सहपाठी हैं। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते होंगे। निर्देशन विभाग से विवान गुप्ता, जो मेरे रूममेट भी हैं।
दीपक बोस ने विवान गुप्ता का परिचय सभी से कराया। विवान गुप्ता ने भी सभी को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। चाहे प्रथम वर्ष के छात्र हो या अंतिम वर्ष के, मुंबई थिएटर अकेडमी के विवान गुप्ता को कौन नहीं जानता होगा। स्कूल का वो पहलू जो अकेले ही अभिनय विभाग के लड़कों को पछाड़ देता है। लड़के चुप रहे, लेकिन लड़कियों को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। मुझे तो पिछली बार कैंपस फोरम में इस बात के सामने आने के बाद ही पता चला कि मुंबई थिएटर अकेडमी में इतना बड़ा नाम छिपा हुआ है। विवान गुप्ता, तुम तो बहुत ही शांत स्वभाव के हो। मुझे तो पहले साल भर पता नहीं था कि तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर है। कहीं दुनिया से कटे हुए थे क्या? स्कूल फोरम चेक नहीं किया? उसने 1 हफ्ते पहले ही स्कूल बदला है। अब उसके पास सफेद पोर्शे है ना विवान गुप्ता? लड़कियों को बातें करते देख विवान गुप्ता बिना कुछ कहे विनम्रतापूर्वक मुस्कुराता रहा। जन्मदिन की पार्टी की मेजबान होने के नाते फिया जय को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ठीक है, अभी के लिए इतनी बात काफी है, पहले उसे बैठने दो। फिर उसने मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता से कहा, विवान गुप्ता, बैठ जाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। दीपक बोस के द्वारा 2 साल तक फिया जय का पीछा करने के लिए स्वाभाविक है कि उसकी खूबसूरती बुरी नहीं होगी। नाम है फिया जय, दिखावट है 89, स्वास्थ्य है 88, सद्भावना है 50, सौंदर्य का स्कोर 89 है, जो देवी के मानक रेखा से सिर्फ 1 अंक कम है। फिया जय ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उनके पहनावे से मेल खाती थी। साथ ही उन्होंने पारदर्शी हाई हील्स पहनी हुई थीं, जिससे उनकी पहले से ही लगभग 1.7 मीटर की ऊंचाई और भी अधिक दिखाई दे रही थी। विवान गुप्ता बैठने के लिए जल्दी नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपने हाथ में पकड़े हुए 2 उपहार के डिब्बे निकाले। ये मेरी गलती है। जब मैं और दीपक बोस पहले आपके साथ उपहार चुनने गए थे तो स्टॉप नहीं था। हमने आज दोपहर उन्हें लेने का वादा किया था, लेकिन मैं भूल गया। मैं अभी उन्हें लेने लोअर पैरल स्क्वायर गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। सफेद वाला मेरी तरफ से आपके लिए है और गुलाबी वाला दीपक बोस की तरफ से है। इतना कहने के बाद उसने उपहार के डिब्बे फिया जय को सौंप दिए। विवान गुप्ता का स्पष्टीकरण अचानक सा नहीं था। उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और ध्यान दीपक बोस की ओर मोड़ दिया। विवान गुप्ता की बातें सुनकर दीपक बोस ने भी विवान गुप्ता को कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। फिया जय भी विनम्र नहीं थी। उन्होंने विवान गुप्ता से उपहार का डिब्बा लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर विवान गुप्ता को दोबारा बैठने के लिए आमंत्रित किया। ये किस तरह का उपहार है? इसका कोई स्टॉक तो नहीं है? विवान गुप्ता सोफे पर बैठते ही अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये सुनकर विवान गुप्ता ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। बोलने वाला व्यक्ति दूसरी तरफ बैठा था। विवान गुप्ता को अपनी ओर देखते हुए वो जरा भी विचलित नहीं हुआ और सीधे विवान गुप्ता की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अचानक दीपक बोस की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो जोया जोया है, जय का भी पीछा कर रही है। ये सुनकर तुरंत विवान गुप्ता समझ गया कि ये लड़की दीपक बोस का प्रेम प्रतिद्वंदी है। यहां होने से सभी का ध्यान उस पर और दीपक बोस पर केंद्रित था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वो असहज महसूस कर रही थी। किनारे पर खड़ी कुछ लड़कियां भी फुसफुसाने लगीं, जय, इसे खोलकर क्यों नहीं देख लेती? हम भी दीपक बोस और विवान गुप्ता के उपहार देखना चाहते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपहार खोलना कुछ हद तक असभ्य माना जाता है, लेकिन फिया जय भी वास्तव में देखना चाहती थी, इसलिए उसने निगाहें विवान गुप्ता और दीपक बोस की ओर मोड़ी। विवान गुप्ता ने शांत भाव बनाए रखा और अपने फोन से खेलता रहा। चूंकि वो यहाँ समर्थन देने आया था, इसलिए उसे ऐसा ही व्यवहार करना था और ऐसे मामलों को दीपक बोस पर छोड़ दिया गया था। जहां तक दीपक बोस द्वारा चुकाने की बात है, विवान गुप्ता ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सॉन्ग ऑफ हर्ष शर्मा मुंबई थिएटर अकेडमी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जब विवान गुप्ता वहां गाड़ी चलाकर गया तो केटीवी में मेहमानों की भीड़ का चरम समय था। कार पार्क करने के बाद विवान गुप्ता ने केटीवी के प्रवेश द्वार पर मौजूद भीड़ की ईर्ष्यालु या जलन भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और सीधे अंदर चली गई। सर, क्या आपके पास आरक्षण है? उसे देखते ही एक वेटर जल्दी से पूछने के लिए उसके पास गया। कमरा नंबर 888। विवान गुप्ता का जवाब मिलते ही वेटर उसे तुरंत कमरा नंबर 888 के दरवाजे तक ले गया। सर, हम यहाँ हैं। विवान गुप्ता ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया, फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कमरे के अंदर कोई गा रहा था और केटीवी के साउंड प्रूफिंग के बावजूद हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक जीवंत माहौल का संकेत दे रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की दरवाजा खोलने आई। विवान गुप्ता को देखकर वो हैरान रह गई और बोली, विवान गुप्ता, मुंबई थिएटर अकेडमी में प्रथम वर्ष के छात्रों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 400 से 500। हालांकि विवान गुप्ता उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो उसे जानती थी। उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी। नमस्ते। लड़की ने झट से दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या दीपक बोस ने आपको आने के लिए कहा था? चूंकि वो उसे जानती थी, इसलिए ये जानना स्वाभाविक था कि वे दीपक बोस के रूममेट थे। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और अंदर आते ही दीपक बोस दौड़कर विवान गुप्ता के पास आया और बोला, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अगर मैंने जल्दी नहीं की होती तो तुम चिंता करते करते बीमार पड़ जाते। ये सुनकर दीपक बोस ने उसे शरारती अंदाज में देखा और कहा, तुम कमाल हो।
दरवाजे पर खड़े रहना बंद करो, पहले अंदर आओ। विवान गुप्ता ने कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने चारों ओर एक संक्षिप्त नजर डाली। लगभग 10 पुरुष और महिलाएं पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही विवान गुप्ता अंदर आया, उन सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मैं परिचय करा देता हूं, ये सभी मेरे सहपाठी हैं। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते होंगे। निर्देशन विभाग से विवान गुप्ता, जो मेरे रूममेट भी हैं। दीपक बोस ने विवान गुप्ता का परिचय सभी से कराया। विवान गुप्ता ने भी सभी को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। चाहे प्रथम वर्ष के छात्र हो या अंतिम वर्ष के, मुंबई थिएटर अकेडमी के विवान गुप्ता को कौन नहीं जानता होगा। स्कूल का वो पहलू जो अकेले ही अभिनय विभाग के लड़कों को पछाड़ देता है। लड़के चुप रहे, लेकिन लड़कियों को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। मुझे तो पिछली बार कैंपस फोरम में इस बात के सामने आने के बाद ही पता चला कि मुंबई थिएटर अकेडमी में इतना बड़ा नाम छिपा हुआ है। विवान गुप्ता, तुम तो बहुत ही शांत स्वभाव के हो। मुझे तो पहले साल भर पता नहीं था कि तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर है। कहीं दुनिया से कटे हुए थे क्या? स्कूल फोरम चेक नहीं किया? उसने 1 हफ्ते पहले ही स्कूल बदला है। अब उसके पास सफेद पोर्शे है ना विवान गुप्ता? लड़कियों को बातें करते देख विवान गुप्ता बिना कुछ कहे। विवान गुप्ता ने स्तब्ध दीपक बोस को देखा और सोचा कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर को देखते हुए ये पूरी तरह से सामान्य बात थी कि वो अपने पिछले जीवन में फिया जय को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाया था। अगर किसी लड़की को आपका तोहफा वाकई नहीं चाहिए होता तो वो उसे तुरंत लौटा देती। फिर आगे बात करने का क्या फायदा? फिया जय जाहिर तौर पर अपने दोस्तों के सामने संयमित दिखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो अपनी भौतिकवादी सोच से दूर रहने के गुण को प्रदर्शित कर सके। मेरा मतलब है, इस उम्र में कितनी लड़कियां हजारों रुपए के हार को ठुकरा सकती हैं? जिनके परिवार विशेष रूप से धनी हैं, वे इस कथन को बकवास कहकर खारिज कर सकते हैं। इस स्थिति में विवान गुप्ता के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दीपक बोस ने इस हार को चुनने में काफी समय लगाया है, इसलिए इसे स्वीकार कर लीजिए। उपहार का मूल्य मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसने इसे चुनने में कितना विचार किया है। ये सुनकर दीपक बोस ने तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने तुम्हें पहले कभी कोई उपहार नहीं दिया है। जब तक तुम खुश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या देता हूं। विवान गुप्ता और दीपक बोस को एक दूसरे की बात दोहराते देख फिया जय ने अनजाने में विवान गुप्ता की ओर कुछ और बार नजर डाली। दीपक बोस काफी समय से उसका पीछा कर रहा था और फिया जय उसे अच्छी तरह समझती थी। वो एक आम सीधा साधा लड़का है जिसे तोहफे चुनने का तरीका नहीं आता। एक बार उसने चलन को अपनाते हुए लिपस्टिक तोहफे में दी, लेकिन वो डेथ बारबी पिंक रंग की थी। जाहिर है, चूंकि ये उपहार दीपक बोस द्वारा नहीं चुना गया था, इसलिए ये विवान गुप्ता द्वारा ही चुना गया होगा। लेकिन उपहार चाहे जिसने भी चुना हो, उसे वो पसंद आया। एक रास्ता देखकर फिया जय ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल विवान गुप्ता को फिया जय जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जो बेवजह खुद को नेक दिखाने का दिखावा करती थीं। लेकिन चूंकि उसे पसंद करने वाला दीपक बोस था, ना कि वो, इसलिए ये बात मायने नहीं रखती थी। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता बनेगा या नहीं, ये अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। उपहार खोलने की रस्म के बाद कमरे में सामान्य माहौल लौट आया। जिन्हें गाना चाहिए था वे गाने लगे, जिन्हें पीना चाहिए था वे पीने लगे। केवल विवान गुप्ता और दीपक बोस ही एक तरफ बैठकर बातें करते रहे। किसी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। व्हाइट पीसेस, तुमने इतना महंगा हार क्यों खरीदा? इसे चुकाने में मुझे सदियां लग जाएंगी। विवान गुप्ता के साथ ग्लास टकराते हुए दीपक बोस ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, अच्छा सौदा मिलने पर इतना विनम्र मत बनो। क्या तुमने अभी अभी फिया जय की नजरें नहीं देखीं? क्या तुम्हें लगता है कि महंगा तोहफा देना सिर्फ दिखावा है? ये फिया जय को सम्मान दिलाने के लिए भी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, आजकल मौके का फायदा उठाओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम उसे जीत लोगे। विवान गुप्ता ने कर्ज चुकाने के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने विनम्रपूर्वक दीपक बोस को सलाह दी और अपने अनुभव साझा किए। वास्तव में, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ये सुनकर दीपक बोस थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वो पूरे एक सेमेस्टर से फिया जय को पाने की कोशिश कर रहा था और उसके प्रति उसका रवैया हमेशा उदासीन ही रहा था। अगर इस घटना से वाकई उसके और फिया जय के रिश्ते में कुछ सुधार हो सकता है, तो हजारों रुपए खर्च करना वाकई फायदेमंद साबित होगा। दीपक बोस के उत्साहित चेहरे को देखकर विवान गुप्ता ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। चूंकि वो गाड़ी चलाकर आया था, इसलिए विवान गुप्ता ने कुछ नहीं पिया। एक ग्लास जूस पीने के बाद उसने जाने का मन बना लिया। पूरे कमरे में वो कुछ ही लोगों को जानता था और उनसे भी मुश्किल से कुछ शब्द बोले थे, इसलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। दीपक बोस को कुछ सलाह देने के बाद वो खड़ा हो गया। जन्मदिन के सितारे, आज रात मेरा कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। विवान गुप्ता के जाने की खबर सुनकर फिया जय ने उसे रोकने की जल्दी में कहा,
केक काटने का समय लगभग हो गया है, थोड़ी देर और रुकिए। आपने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया है, ये वाकई शर्मनाक है। विवान गुप्ता मुस्कुराया और बोला, अरे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम और दीपक बोस एक जोड़ा बन जाते हो तो हम भविष्य में परिवार की तरह हो जाएंगे। दीपक बोस शर्मीला था और बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते विवान गुप्ता को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उसके मुंह से ये शब्द अधिक उपयुक्त थे, जिससे उसे ये जानने का मौका मिलता कि फिया जय के मन में दीपक बोस के लिए कोई भावना है या नहीं। अगर वास्तव में उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं होती तो विवान गुप्ता ने दीपक बोस को पहले ही उससे रिश्ता खत्म करने की सलाह दे दी होती। सचमुच विवान गुप्ता की बातें सुनकर फिया जय के चेहरे पर थोड़ी सी शर्म झलक उठी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सब सहपाठी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके चेहरे के भाव देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ सकता था कि फिया जय वास्तव में दीपक बोस के प्रति अच्छी भावना रखती थी। केवल दीपक बोस ही अपनी असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण ऐसा प्रतीत कर रहा था मानो फिया जय के मन में उसके लिए कोई भावना ना हो। जैसे ही विवान गुप्ता कुछ कहने ही वाला था, दूसरे समूह के बीच बैठी जोया खुद को रोक नहीं पाई। अगर विवान गुप्ता बोलता रहा तो हो सकता है कि वो आज रात ही उन दोनों की जोड़ी बना दे, खासकर कार्टियर के हार के कारण, जिससे कुछ मामलों को उजागर करना आसान हो जाएगा। विवान गुप्ता, अभी तो सुबह ही है और तुम अभी से जा रहे हो। तुम हम सहपाठियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हो। जोया हाथ में शराब का ग्लास लिए एक सुंदर मुस्कान का नाटक करती हुई विवान गुप्ता के पास आई। अपना भाषण बाधित होते देख विवान गुप्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये महसूस करते हुए कि दीपक बोस और फिया जय के बीच संबंध स्थापित करने के उनके सीधे साधे प्रयास ने जोया को जरूर ठेस पहुंचाई होगी। पहले भी निशाना बनाए जाने की घटनाओं को याद करते हुए उनका उदासीन रवैया पल भर में गायब हो गया और उनके दिल में एक अकारण हिंसक झुंझलाहट उमड़ पड़ी। मैं जन्मदिन मनाने वाले व्यक्ति को शिष्टाचारवश समझा रहा हूं, लेकिन जहां तक आपकी बात है, तुम खुद को समझते क्या हो कि मैं तुम्हें सम्मान दूं? क्या तुम इसके लायक भी हो? विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके शब्दों ने तुरंत कमरे में सन्नाटा छा दिया। शराब का ग्लास पकड़े हुए जोया का हाथ रुक गया और उसके चेहरे पर बनी बनावटी मुस्कान जम गई। जोया ने देखा कि सभी पुरुष और महिलाएं उसे और विवान गुप्ता को देख रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, इसका क्या मतलब है? विवान गुप्ता ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। बस शाब्दिक अर्थ है, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो खुद उसके पीछे जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और दीपक बोस को तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन मुझे बीच में टोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब से विवान गुप्ता को पता चला कि वो दीपक बोस का प्रेम प्रतिद्वंदी है, तब से उसके बारे में उसकी शुरुआती धारणा बहुत ही नकारात्मक थी। उसका मानना था कि शुरुआती अवस्था में ही सभी अस्थिर पदार्थों को खत्म कर देना चाहिए। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सज्जन लोग ऐसा करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं क्या हूं? बस एक सामान्य आदमी। दीपक बोस एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन मैं नहीं। क्या वो किसी मसखरे को अपने सामने उछलकूद करने की अनुमति दे सकते हैं? दोनों को बहस शुरू करते देख फिया जय ने झट से कहा, हम सब सहपाठी हैं, माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। विवान गुप्ता, अगर तुम्हें सच में कुछ काम है तो तुम पहले जा सकते हो। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा हम साथ में घूम लेंगे। जैसे ही फिया जय ने बोलना शुरू किया, विवान गुप्ता ने उस हिंसक भावना को दबा लिया, उदासीनता से मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। जोया ने विवान गुप्ता को जाते हुए देखा। गुस्से से भरा होने के बावजूद उसने उसे काबू में रखा। वो फिया जय के जन्मदिन की पार्टी में खुद को मूर्ख साबित नहीं करना चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुंबई थिएटर अकेडमी में विवान गुप्ता की पहचान के बारे में कई तरह की बातें चल रही थीं। हालांकि कुछ बातें बेतुकी थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के हर एक अनुमान यही इशारा कर रहा था कि विवान गुप्ता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। ये मत सोचो कि युवा लोग, चाहे वो कितने भी उग्र स्वभाव के क्यों ना हों, आसानी से लापरवाही से काम करेंगे। अधिकांश लोग अभी भी तार्किकता बनाए रखते हैं। उसने चुनौती देने का साहस सिर्फ इसलिए किया क्योंकि विवान गुप्ता की उकसाहट ने उसकी संवेदनशील नस को चोट पहुंचाई थी। भावनाओं ने तर्क पर हावी हो गईं, लेकिन जब उसे वास्तव में इसका एहसास हुआ तो उसे अपने पिछले कार्य पर पछतावा हुआ। इसी क्षण जोया भी अपनी सीट पर लौट आया और उसके आसपास के दोस्त धीरे धीरे अपनी लय में लौट आए, जैसे कि अभी जो कुछ हुआ ही न हो। केटीवी से बाहर निकलते हुए विवान गुप्ता ने बाहर की ताजी हवा में सांस ली और कार में एक सिगरेट चलाई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। पुनर्जन्म के बाद उसके लिए सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। वो महंगी कारें खरीदता था, घड़ियां खरीदता था,
लीवन सिंह जैसे दूसरी पीढ़ी के रईस बच्चों के साथ घूमता था, वर्चुअल तोहफों पर बेधड़क 10 मिलियन खर्च कर देता था। यहां तक कि चित्रा मेनन और ज़ारा यूसुफ जैसी लड़कियां भी हर बात में उसकी बात मानती थीं। इससे उसे ये विश्वास हो गया कि पैसा होना भगवान होने के बराबर है। शुरू में तो वो अचानक मिली दौलत के असर को दबा सकता था, लेकिन दुर्घटना के बाद से वो इसे रोक नहीं पा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो सचमुच एक बेपरवाह नवधनी बन जाएगा। विवान जितना शांत होता गया, उसे उतना ही डर लगने लगा। अगर उसने अपनी इस हालत पर ध्यान नहीं दिया होता तो क्या वो सचमुच पैसों का गुलाम बन जाता? अचानक 1 सप्ताह से गायब पड़ा सिस्टम फिर से प्रकट हो गया। बधाई हो मेजबान, आपने विकास के सार को समझ लिया है। आत्मविश्वास का स्तर 99% तक पहुंच गया है। पुरस्कार: दैवीय धन, अनन्य आभा, निष्क्रियता। निष्क्रियता का आभास? ये सिस्टम का पहला गैर मौद्रिक पुरस्कार था और विवान गुप्ता थोड़ा भ्रमित था। अप्रत्याशित रूप से सामान्यतः अलग थलग रहने वाली इस प्रणाली ने इस बार विवान गुप्ता के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान किया। एक बार जब आत्मविश्वास का स्तर 90% तक पहुंच जाता है तो बाहरी कारक सिस्टम के अपग्रेड को प्रभावित नहीं करेंगे। अपग्रेड को आगे बढ़ाने के लिए होस्ट को मनोवैज्ञानिक स्थिति के आधार पर एक निश्चित दैवीय समृद्धि आभा का चयन करना होगा। मेजबान की वर्तमान समझ के आधार पर विशेष दैवीय समृद्धि आभा का पुरस्कार है निष्क्रियता। निष्क्रियता आभा की अंतिम व्याख्या इस आयाम के ऋषि जुआंगजी द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय दाओ निष्क्रियता के दर्शन के अनुरूप है। मेजबान इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकता है। जैसे ही सिस्टम द्वारा तथाकथित निष्क्रियता आभा पुरस्कार जारी किया गया, एक शीतलता की अनुभूति ने रहस्यमय रूप से उसके मस्तिष्क को शांत कर दिया और पिछली हिंसक भावनाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। उसने सिस्टम इंटरफेस को दोबारा खोला। मेजबान विवान गुप्ता। अंकित मूल्य 92+3, IQ 140, शारीरिक बनावट 75। निष्क्रियता की आभा प्राप्त करने के बाद से विवान गुप्ता पिछले 2 दिनों से लगातार शोध कर रहा है। तथाकथित आभा केवल एक बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक आंतरिक और बाहरी उदात्तीकरण है। निष्क्रियता का अर्थ कुछ भी ना करना नहीं है, बल्कि विकास के प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए उस पर दबाव डाले बिना सब कुछ करना है। विवान गुप्ता को अपने शोध में यही सबसे संक्षिप्त वाक्य मिला और वो इससे गहराई से सहमत है। उनकी मूल सोच, जो धीरे धीरे सही रास्ते से भटक रही थी, अब सुधर गई है। अब वो सचमुच उपरोक्त वाक्य का साकार रूप है, जीवन की धारा के साथ बहते हुए, इस बात से अप्रभावित कि उनके पास कितना पैसा है। आज मंगलवार है, लेकिन विवान गुप्ता ने फिर भी अपने काउंसलर से छुट्टी मांगी। ब्लैक स्वान इन्वेस्टमेंट कंपनी तैयार थी और काव्या कुमारी और शौर्य शर्मा के जुड़ने से पूरी कंपनी सही राह पर चलने लगी। संयोगवश उन्होंने आज लाइव ब्रॉडकास्ट गिल्ड का मामला भी सुलझा लिया। बूढ़े विवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम में कुछ ऐसा बदलाव आ गया है जिसे मैं ठीक से बयान नहीं कर सकता। क्या बदलाव? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इसे अवर्णनीय कहता? लिफ्ट में लीवन सिंह असमंजस भरे चेहरे के साथ बार बार विवान गुप्ता को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। पिछले कुछ दिनों में विवान गुप्ता ने ये वाक्यांश अनगिनत बार सुना है। निष्क्रियता की आभा के अचानक उभरने से वास्तव में उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। सौभाग्य से इससे उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया, अन्यथा उसकी मूल शक्ल सूरत में 3 अंक और जुड़ जाने से लोग उस पर कॉस्मेटिक सर्जरी का संदेह करने लगते। अब विवान गुप्ता की हर हरकत से एक स्वाभाविक आभा निकलती है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की अरुचि महसूस करना मुश्किल हो जाता है, जो सीधे तौर पर उनसे पहली बार मिलने के शुरुआती प्रभाव को बढ़ाता है। विवान गुप्ता को हमेशा हल्की मुस्कान के साथ और कोई स्पष्टीकरण न देते हुए देखकर लीवन सिंह ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, तुम एक रहस्य की तरह हो, बिल्कुल समझ से परे। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब तुमने ललिता जिंग की कार को टक्कर मारी थी? विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे याद है ना? क्या आपको सच में लगता है कि उस व्यक्ति ने लाखों रुपए का मुआवजा स्वीकार कर लिया और बात वहीं खत्म कर दी? विवान गुप्ता, उस आदमी के परिवार के वहां कुछ जान पहचान वाले हैं। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि तुम कहां से आए हो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि वो उदार व्यक्ति है? इतना बड़ा नुकसान सहने के बावजूद बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहा? मेरी जांच कर रहे थे। उन्होंने कैसे जांच की? मुझे खुद भी पूरी तरह से यकीन नहीं है, बस करीबी लोगों से सुना है। उन्होंने मुंबई थिएटर अकेडमी में आपकी फाइलों की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये सुनकर विवान गुप्ता, जो शुरू में थोड़ा घबराया हुआ था, ने चुपके से राहत की सांस ली। इस व्यवस्था की शक्ति निर्विवाद है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी उसका पता न लगा सके, लेकिन ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि उसे अपनी सामाजिक स्थिति को जितना संभव हो उतना ऊंचा उठाना चाहिए। पहचान उजागर होने का डर
नहीं है, बल्कि बाद में धन के विभिन्न स्रोतों को स्पष्ट न कर पाने का डर है। बूढ़े विवान, हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या आप मुझे कोई संकेत नहीं दे सकते? विवान गुप्ता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस एक साधारण सा नागरिक हूं, इसमें बताने लायक क्या है? ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं कहना चाहते तो मत कहिए। मुझे आपकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि इससे हमारी कमाई में कोई बाधा ना आए। जब वे बातें कर रहे थे तभी लिफ्ट 55वीं मंजिल पर रुक गई। जैसे ही वे कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, सुरक्षा गार्ड ने तुरंत उन्हें रोक दिया। कृपया रुकिए सज्जनों, कंपनी फिलहाल बाहरी मेहमानों का स्वागत नहीं कर रही है। ये कहते हुए उसने क्षमा याचना भरे स्वर में विवान गुप्ता और लीवण सिंह की ओर देखा। कोई बात नहीं, कंपनी के पंजीकरण के बाद से ही इसका प्रबंधन यशपाल शर्मा कर रहे हैं। काव्या कुमारी और शौर्य शर्मा भी बाद में जुड़े हैं और विवान गुप्ता स्वयं वहां कभी नहीं आए। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें न पहचानना स्वाभाविक है। इतना कहकर विवान गुप्ता ने शौर्य शर्मा को फोन किया। संक्षिप्त भाषण देने के बाद शौर्य शर्मा जल्दी से प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। राष्ट्रपति विवान गुप्ता ने उसकी ओर सिर हिलाया। बाद में कर्मचारियों को मेरी तस्वीर भेज दें ताकि वो मेरा चेहरा पहचान सकें। हालांकि ये थोड़ा घिसा पिटा वाक्य है, लेकिन अपनी ही कंपनी में अगर कर्मचारी उसे नहीं पहचानते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना? ठीक है, मैं बाद में सचिव से ये काम करवा लूंगा। निवेश विभाग के निदेशक के रूप में शौर्य शर्मा, जो वर्तमान में कंपनी में विवान गुप्ता के अलावा सबसे उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, निश्चित रूप से एक सचिव रखने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा फिलहाल ब्लैक स्वॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ यही एक विभाग है, इसके अलावा कोई अन्य विभाग नहीं है। अगर 2 समर्पित लेखा परीक्षाएं वित्त विभाग के रूप में गिनी जाएं तो एक वित्त विभाग होगा। शौर्य शर्मा के बाद यशपाल शर्मा द्वारा प्रबंधित की गई कंपनी में शामिल होने पर अधिकांश हिस्सों का नवीनीकरण हो चुका है। हालांकि कई कार्यालय क्षेत्र अभी भी खाली हैं। वर्तमान में निवेश विभाग के अधिकांश कर्मचारियों को भी बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के लालची निवेशकों ने अपने यहां भर्ती कर लिया है। अचानक कुछ याद आने पर विवान गुप्ता ने शौर्य शर्मा से पूछा, क्या काव्या कुमारी अभी कंपनी में हैं? निवेशक काव्या भर्ती कंपनी के एक साक्षात्कार के लिए गए हैं और आज कंपनी में उपस्थित नहीं है। ये सुनकर विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और लीवण सिंह का अभिवादन कर महाप्रबंधक के कक्ष में प्रवेश किया। हालांकि ये एक संयुक्त स्कंध कंपनी है, लेकिन कंपनी के सभी शेयर वर्तमान में विवान गुप्ता के पास हैं, इसलिए अध्यक्ष पद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, विवान गुप्ता डेस्क के पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया और लीवण सिंह को एक सिगरेट फेंक दी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश कंपनी के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं है। यहां तक कि इस क्षेत्र में भी केवल कमर फारूक जैसे लोगों ने ही ऐसा किया है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं। लीवण सिंह ने सिगरेट उठाई और दफ्तर की सजावट पर नजर डाली। कुछ मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालना बहुत मुश्किल है। निवेश कंपनी की मदद लेने से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। लीवण सिंह वास्तव में विवान गुप्ता को मनाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी उदासीन आवाज सुनकर लीवण सिंह ने विषय बदल लिया। राष्ट्रीय अवकाश आने वाला है, कोई योजना है क्या? विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। पिछली बार भाई कमर ने यूरोप साथ जाने का जिक्र किया था और समय तय हो चुका है। ये राष्ट्रीय अवकाश है, क्या आप साथ आना चाहेंगे? ये सुनकर लीवण सिंह को थोड़ा लालच आया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं नहीं आऊंगा, मुझे इस राष्ट्रीय अवकाश पर कुछ काम है। मैंने मूल रूप से तुम्हें अपने साथ जयपुर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम यूरोप जाने की योजना बना रहे हो तो इसे भूल जाओ। चूंकि विवान गुप्ता ने पहले ही कमर फारूक के साथ यूरोप जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि लीवण सिंह जयपुर में क्या करने वाला है। जब वे बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और शौर्य शर्मा एक दस्तावेज पकड़े अंदर चले आए। राष्ट्रपति विवान, स्टार सिटी के डायनासोर गिल्ड की लाइव स्ट्रीमिंग और बाजार में इसके मूल्यांकन के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ है। विवान गुप्ता ने दस्तावेज लिया और शौर्य शर्मा को बैठने का इशारा किया। स्टार सिटी डायनासोर कल्चरल मीडिया कंपनी में 765 अनुबंधित एंकर हैं, जिनमें से 112 वर्तमान में प्रसारण कर रहे हैं। इनमें काव्या हुसैन आदि प्रमुख एंकर हैं। एंकरों के अलावा कंपनी में 42 कर्मचारी हैं और इसका बाजार मूल्य 6 से 8 मिलियन रुपए के बीच में है। दस्तावेज पढ़ने के बाद विवान गुप्ता ने ऊपर देखा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो हमारी कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में ब्लैक स्वॉन एंटरटेनमेंट कल्चर कम्युनिकेशन कंपनी के नाम से एक कंपनी पंजीकृत करे और उसके लिए कंपनी का ढांचा तैयार करने के लिए कुछ लोगों को भर्ती करे। फिर शॉर्ट्स के टॉप स्ट्रीमर ललिता वर्मा के साथ एक बड़ा समझौता करो। मैंने पहले ही शर्तों पर बातचीत कर ली है, बस तुम्हें मेरी आवश्यकताओं के अनुसार अनुबंध का मसौदा तैयार करना है।
समझ गया। शौर्य शर्मा अभी भी कंपनी के पहले प्रोजेक्ट पर बहुत ध्यान दे रहे थे। विवान गुप्ता डायनासोर गिल्ड का अधिग्रहण क्यों नहीं करना चाहते थे, इसका कारण सीधा साधा है। पहली बात तो ये है कि कंपनी का पंजीकरण स्टार सिटी में है और भविष्य में इसका मुख्य विकास क्षेत्र केवल मुंबई ही हो सकता है। एक स्टार्टअप कंपनी की सीमित क्षमता को देखते हुए मुंबई से बाहर विकास कार्यों को संभालना संभव नहीं है। इसलिए लागत बढ़ाकर अपना खुद का गिल्ड स्थापित करना कहीं अधिक सरल है। विवान गुप्ता ने आगे कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 100 मिलियन की प्रारंभिक धनराशि आवंटित की है। मैं चाहता हूं कि विभिन्न लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर टॉप स्ट्रीमर से जल्द संपर्क किया जाए, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। मैं चाहता हूं कि नवंबर तक ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट के अंतर्गत कम से कम 10 टॉप स्ट्रीमर्स हों। शौर्य शर्मा ने कुछ कठिनाई से कहा, राष्ट्रपति विवान, ये थोड़ा मुश्किल है। उन टॉप स्ट्रीमर्स की साइनिंग फीस बहुत अधिक है और आमतौर पर वे स्विच करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपकी योजना के अनुसार बजट काफी बढ़ सकता है। विवान गुप्ता वास्तव में शौर्य शर्मा को मुश्किल स्थिति में डाल रहे थे, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता निवेश में थी, न कि लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड चलाने में। विवान गुप्ता जानता था कि शौर्य शर्मा को यह कार्य सौंपना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, इसलिए उन्होंने अपने लहजे को थोड़ा नरम कर लिया। बजट की चिंता मत करो, पहले कंपनी का ढांचा तैयार कर लो। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए पेशेवरों को मैं बाद में नियुक्त करूंगा। समझने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति विवान। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। आप जाकर काम में लग जाइए। ये सुनकर शौर्य शर्मा सीधे महाप्रबंधक के कक्ष से चले गए। लेकिन आप इन्फ्लुएंसर्स और लाइव स्ट्रीमिंग पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ साझेदारी करके एक मीडिया कंपनी शुरू करने के तुरंत बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं और लागत की परवाह किए बिना इसमें पैसा लगा रहे हैं। लीवन सिंह असमंजस में दिख रहा था। विवान गुप्ता को समझाने का कोई तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए बात को टालते हुए कहा, यह तो बस मेरी जिज्ञासा है। अगर मैं ऐसा मान लूं तो मैं मूर्ख होऊंगा। तुम तो बस पैसा बर्बाद कर रहे हो। विवान गुप्ता द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बावजूद लीवन सिंह अभी भी आश्वस्त नहीं था। विवान गुप्ता ने बस हल्के से मुस्कुराया और तुरंत विषय बदल लिया। जिंगनाई मॉडल कंपनी कैसी चल रही है? लीवन सिंह ने कंधे उचकाए। और क्या, बस किसी तरह से काम चला रहे हैं, हर दिन गुजार रहे हैं। अगर कंपनी की ब्रांडिंग और लाखों फॉलोअर्स वाले कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अनुकूल बाजार प्रतिक्रियाओं और कुछ चल रहे विज्ञापन समझौतों की वजह से ऐसा ना होता, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। कंपनी के खाते में कितना पैसा बचा है? क्यों? क्या आप बड़ा दाव खेलने में दिलचस्पी रखते हैं? विवान गुप्ता, मैं एक इन्फ्लुएंसर फेस्टिवल आयोजित करने की योजना बना रहा हूं, जिसमें मैं देश भर के इन्फ्लुएंसर्स को इस कार्यक्रम के लिए मुंबई आमंत्रित करूंगा। मीडिया से जुड़े हर उद्योग को देखें, क्या वे सभी प्रचार और ट्रैफिक के पीछे नहीं भाग रहे? संगीत के लिए संगीत समारोह होते हैं, फिल्मों के लिए फिल्म समारोह होते हैं। चलिए इस ट्रेंड को अपनाते हैं और एक इन्फ्लुएंसर फेस्टिवल बनाते हैं, देश का पहला इन्फ्लुएंसर फेस्टिवल। विवान गुप्ता की बातें सुनकर लीवन सिंह को भी व्यापारिक अवसर का आभास हुआ और वो उसे लगातार देखता रहा। विवान गुप्ता ने हल्की मुस्कान दी। जो पहले नई चीजें आजमाता है, उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जरा सोचिए, ये फेस्टिवल कितना ट्रैफिक जुटा सकता है। बाकी सब छोड़ भी दे तो अगर ये सफल होता है तो सिर्फ विज्ञापन और उससे जुड़ी सेवाओं से ही काफी मुनाफा हो सकता है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आयोजक के रूप में जिंगनाई मॉडल कंपनी को कितना प्रचार और फायदे मिलेंगे। आप इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन ये सिर्फ बातचीत से हासिल नहीं किया जा सकता। कंपनी के पास वर्तमान में 80 मिलियन रुपए से अधिक धनराशि नहीं है और इसमें से कुछ धनराशि कंपनी के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित रखनी होगी।